अगर धनवान लोग अपने धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी खुशी से छोड़कर और सबके कल्याण के लिए सबों के साथ मिलकर बरतने को तैयार न होंगे तो ये तय समझिए कि हमारे देश में हिंसक और खूंखार क्रांति हुए बिना न रहेगी। नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, महात्मा गांधी की कही ये बात आज फिर से प्रासंगिक हो चली है, क्योंकि अपना देश आर्थिक विषमता के मामले में उस दौर से भी आगे निकल चुका है जिस दौर में गांधी ने ये बात कही थी। हाल ही में आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस रिपोर्ट बताती है कि 1940 में देश की कुल आय में शीर्ष 1% अमीरों की हिस्सेदारी 20% थी, जो 2022-23 तक बढ़कर 22.6% हो गई। यानी सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार के समय में वास्तव में सामंती व्यवस्था लौट आई है, जो ब्रिटिश काल के दौरान उस समय मौजूद थी। मित्रों, ये रिपोर्ट राहुल गांधी की उस मुहिम पर भी मुहर लगाती है जिसमें वो हाशिए पर खड़े लोगों को न्याय दिलाने के नारे दे रहे हैं, जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे की वकालत कर रहे हैं। राहुल गांधी एक तरह से महात्मा गांधी की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने इस बात को बार बार दोहराया है। उन्होंने समस्या के समाधान के उपाय भी पेश किए। 5 न्याय और 25 गारंटी कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। मित्रों, ये सच है कि कांग्रेस ये गारंटियां तभी दे पाएगी जब लोकसभा चुनाव में जीत हासिल होगी, और इसका पता 4 जून को ही चल पाएगा जब चुनाव परिणाम आएगा। मगर राहुल की दृष्टि, समझ और रास्ते का पता अभी से चल चुका है, उसमें अब कोई संशय नहीं। अब ऐसा नहीं है कि राहुल ने रात को कोई सपना देखा और सुबह उठकर उस राह पर निकल पड़े। राहुल ने अपनी राह एक लंबा रास्ता तय करने के बाद तय की है। उन्होंने हर तबके के हजारों लोगों से मुलाकात की, देश के हालात को करीब से देखा और समझा, फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर समाज के वंचित तबकों को आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कराया गया तो ये तबका एक दिन जागेगा और फिर देश में हिंसक क्रांति हुए बगैर नहीं रहेगी। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। अगर आप अपना हक नहीं लोगे, भूखे मर जाओगे। रास्ता आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम गिनती का काम है। सबसे पहले देश को बताना है दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश में कितने हैं। उसका तरीका जाति जनगणना है। पहला कदम होगा जाति जनगणना। उसमें जनरल कास्ट के कितने गरीब हैं, बैकवर्ड कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। उसके बाद जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक, आर्थिक सर्वे। उसके बाद पता लगेगा कि पिछड़ों के पास इस देश का इतना धन है, गरीब जनरल कास्ट के पास इस देश का इतना धन है, अमीर जनरल कास्ट के पास, अरबपतियों के पास इतना धन है, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास इतना धन है। और जिस दिन वो ऐसे ऊपर लिख दिया जाएगा, उस दिन सारे के सारे बब्बर शेर जग जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया वाले कुछ भी कर लें, कोई भी कुछ कर ले, इस तूफान को नहीं रोका जा सकता।
ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब वो जगेगा, जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा। मित्रों, शांत और क्रांति सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य जाति रूप से शांतप्रिय स्वभाव का प्राणी है, मगर जब शांति के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब जो परिस्थिति तैयार होती है वो अपने आप उसे क्रांति में धकेल देती है। अब तक जिन जिन देशों में क्रांतियां हुई हैं, परिस्थितियां कमोबेश ऐसी ही रही। महात्मा गांधी के समय में भी देश की परिस्थिति इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। उन्होंने वर्षों तक पूरे देश का सघन भ्रमण किया। फिर ये निष्कर्ष निकाला कि यदि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली तो देश को आज़ादी मिल पाना कठिन होगा, और अगर आज़ादी मिल भी गई तो वो टिक नहीं पाएगी। फिर जो हालात बनेंगे वे रक्तरंजित क्रांति की तरफ ही ले जाएंगे। गांधी ने अपनी इस चिंता को पहली बार 1941 में अपनी पुस्तक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में सार्वजनिक किया था। ये पुस्तक अंग्रेजी में थी और नवजीवन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद 1946 में आया। पुस्तक में आर्थिक समानता शीर्षक वाले लेख में गांधी लिखते हैं, अगर धनवान लोग अपने धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी खुशी से छोड़कर और सबके कल्याण के लिए सबों के साथ मिलकर बरतने को तैयार न होंगे तो ये तय समझिए कि हमारे देश में हिंसक और खूंखार क्रांति हुए बिना न रहेगी। मित्रों, गांधी की ये चिंता और चेतावनी देश की वंचित आबादी के वर्तमान के लिए थी तो उन सामंती सोच के लोगों के भविष्य के लिए भी थी जो गांधी के सामाजिक आर्थिक न्याय की मुहिम के खिलाफ खड़े हो चुके थे। गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर सामाजिक आर्थिक आंदोलन भी छेड़ रखा था। वे स्वयं हरिजन बस्तियों में जाते और साफ सफाई की मुहिम चलाते। रोजगार के लिए चरखा और खादी को गांधी ने पेश किया। जनता गांधी के साथ जुड़ती गई। आर्थिक न्याय का मॉडल ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो देश के कई अमीरों ने उसका भी अनुसरण किया। देश आजाद हो गया, मगर गांधी की नजर में आजादी अभी भी अधूरी थी। 15 अगस्त 1947 को भी गांधी आजादी के जश्न से दूर अपनी मुहिम में जुटे हुए थे। बंगाल के नोआखली में शांति के लिए अनशन पर थे। पत्रकारों ने वहां जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ये राजनीतिक आजादी है। जब तक देश की जनता को राजनीतिक आजादी के साथ ही आर्थिक और नैतिक स्तर पर आजादी नहीं मिल जाती, तब तक ये आजादी अधूरी है। मित्रों, यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि गांधी की हत्या उनकी इसी सोच और मुहिम का परिणाम थी। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि गोडसे ने देश के बंटवारे के लिए गांधी को मारा था, जैसा कि प्रचारित किया गया है। यदि ये बात सच होती तो बंटवारे से पहले ही गांधी पर कई हमले न हुए होते। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी पर 30 जनवरी 1948 से पहले अलग अलग समय में 5 हमले हो चुके थे और तब तक पाकिस्तान शब्द ही अस्तित्व में नहीं आया था। उन हमलों में भी वही लोग शामिल थे जिन्होंने अंततः गांधी की हत्या कर दी। जैसा कि हमने पहले कहा है कि सामंतवादी और वर्चस्ववादी ताकतें गांधी के सामाजिक आर्थिक आंदोलन से परेशान थी। वे गांधी को अपनी सत्ता, अपने वर्चस्व और अपने भविष्य के लिए खतरा मानने लगी थी। इसीलिए उन सभी ने मिलकर साजिश रची और अंततः गांधी को रास्ते से हटा दिया। वयोवृद्ध गांधीवादी रामचंद्र राही भी ऐसा ही मानते हैं। गांधी ने, बापू ने इस देश को स्वाधीन होने के लिए तरह तरह से तैयार किया, जैसे आर्थिक आज़ादी,
जैसे राजनीतिक आज़ादी, जैसे समाज में जो आंतरिक भेदभाव है, जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव, इन सब को के खिलाफ समाज को जागृत करना और संगठित करना। ऐसी जो परिस्थितियां बनती गईं और एक नई ताकत, देश के आम जन की ताकत, सत्याग्रही ताकत पैदा होती दिखाई पड़ी, तो वो लोग जो सोचते थे कि अंग्रेज तो जाएं, लेकिन अंग्रेज की जाने पर हम उसकी जगह ले लें, ऐसे राजे रजवाड़े इस देश के लोग थे। जाति के हिसाब से वर्चस्ववादी थे, सबके श्रेष्ठ अपने को मानने वाले। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग थे। इन सब लोगों को लगा कि गांधी तो हमारा भविष्य ही चौपट कर रहा है। अगर इस देश में आम जनता देश की मालिक हो जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे, हमारी मिल्कियत छिन जाएगी। आखिर में जितने राजे रजवाड़े थे अंग्रेजों के दरबार में तो गुलाम थे, लेकिन अपने इलाके में आम जन के ऊपर गुलामी थोपते थे। ये कंट्रडिक्शन गांधी ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। इसलिए उन्होंने 47 के प्रस्ताव में कहा कि ये जो स्वराज्य होगा वो न किसी एक समूह के लिए होगा, न हमारे लिए ही सिर्फ होगा, पूरे देश के लिए होगा। अब ये जो डिक्लेरेशन था और जनता की शक्ति जो उभरी, उसके कारण गांधी जितने निहित स्वार्थी तत्व थे देश में, समूह थे, गांधी उनको अपना शत्रु के रूप में दिखाई देने लगा। और अंततः वह समूह जो धर्म के नाम पर, जो राजसत्ता के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, जातिगत वर्चस्व बनाए रखने के लिए अपने को स्थापित करता था कि अंग्रेजों की जगह पर हम ले लेंगे, हम आसीन हो जाएंगे, तो उन सब लोगों को लगा कि गांधी खतरा है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसी के लिए बड़े पैमाने पर साजिश हुई। इस साजिश में सारी दुनिया जानती है कि हिंदूवादी संगठन कई नाम से खड़े हुए और वो शामिल थे। उनको कई राजे रजवाड़ों से सहयोग मिलता गया। अंत में वह भारत के दुर्भाग्य से या हम सब के दुर्भाग्य से 30 जनवरी आई, जिस दिन प्रार्थना में जाते हुए बापू को 3 गोलियां मारी गई और बापू सशरीर हमारे यहाँ हमसे विदा हो गए। मित्रों, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी जब से सामाजिक आर्थिक न्याय की वकालत शुरू की है, तमाम सामंती, वर्चस्ववादी और पूंजीवादी ताकतें उनके खिलाफ खड़ी हो गई। अंतर सिर्फ इतना है कि गांधी के समय में देश पर विदेशी सत्ता थी और आज देश के लोगों द्वारा चुनी गई देशी सरकार सत्ता में बैठी है। राहुल गांधी के खिलाफ किस किस तरह से दुष्प्रचार और छवि हनन की मुहिम चलाई गई है, चलाई जा रही है, बताने की जरूरत नहीं, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी के आलोचकों का एक तर्क यह होता है कि जब कांग्रेस की सरकारें सत्ता में थी तब ये सामाजिक आर्थिक न्याय की मुहिम क्यों नहीं चलाई गई। ये बात आंशिक तौर पर सच हो सकती है, क्योंकि लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है और अगर आज देश में इतने गंभीर हालात हैं जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, तो इसमें कांग्रेस अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। मगर इसका अर्थ ये नहीं होता कि मौजूदा सरकार जो 10 साल से सत्ता में है अपनी जवाबदेही से बच जाएगी। मौजूदा मोदी सरकार 10 साल पहले जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए सत्ता में आई थी और अब उसे छिन्न भिन्न करने में जुटी हुई है, वो व्यवस्था कांग्रेस ने ही बनाई थी।
कांग्रेस ने अगर मौजूदा सरकार की तरह नीतियां अपनाई होती तो आज बीजेपी सत्ता में ही नहीं आई होती। रही सामाजिक आर्थिक न्याय की बात, तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो नीतियां कानून बनाए इसी के निमित्त थे। रियासतों की संपत्तियां जनहित में जब्त की गई, जमींदारों की जमींदारी खत्म की गई, पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई, सार्वजनिक कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संस्थान खोले गए, दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इन सबके परिणाम भी सामने आए। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस की रिपोर्ट कहती है आज़ादी के बाद आर्थिक विषमता घटने लगी थी। ये सिलसिला 1982 तक चला, मगर उसके बाद जैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था को प्रश्रय दिया गया, आर्थिक विषमता फिर बढ़ने लगी और पिछले 10 सालों के दौरान तो अपनाई गई फांसीवादी नीतियों के कारण ये आसमान पर पहुंच गई। मित्रों, कांग्रेस के साथ 2 दिक्कतें रही है। एक तो जो कदम उठाए गए जाहिर तौर पर समस्याओं के मुकाबले नाकाफी थे। दूसरा ये कि शासन में महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेसी चोंगा पहने वही सामंती शक्तियां काबिज हो गई थीं जो गांधी को पसंद नहीं करती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि गांधीवादी नेताओं के नेतृत्व के कारण नीतियां कानून तो बन गए, मगर उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन जब जब सरकार का नेतृत्व समाजवादी गांधीवादी सोच के नेताओं के हाथ में आया, ऐसे कई कानून बनाए गए और क्रियान्वित भी किए गए जिनसे लोकतंत्र मजबूत हुआ, जनता को लाभ हुआ। सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, भोजन का अधिकार कानून, रोजगार गारंटी कानून, जल जंगल जमीन के संरक्षण का कानून लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में पिछली कांग्रेस की सरकार के खास कदम रहे। इन कानूनों ने शासन में आम जन के भरोसे को मजबूत किया था, मगर इसके ठीक उलट मौजूदा सरकार ने पिछले 10 सालों के दौरान अपने शासन को मजबूत करने के लिए कानूनों को ही कमजोर करने का काम किया। नतीजा आप सभी के सामने है। कहने को तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, मगर उसमें आज लोक की क्या हैसियत रह गई है, इसका अनुभव आप सभी को होगा, बताने की जरूरत है। किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती प्रेस की स्वतंत्रता से मापी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है। यही नहीं, पड़ोसी पाकिस्तान हमसे बेहतर है जो 150वें स्थान पर है। ये गिरावट 2014 से लगातार जारी है। उस समय हम 140वें स्थान पर थे। मित्रों, लोकतंत्र के खत्म होने पर जो तंत्र अस्तित्व में आता है उसका नाम तानाशाही है। जैसा कि आप जानते हैं, तानाशाही लोग को गुलाम बनाती है, अधिकारों को छीनकर जन को अपाहिज बना देती है, आवाज को दबाकर गूंगा कर देती है और चेतना को चकनाचूर कर बहरा बना देती है। आज ये दृश्य आप हर तरफ खुली आंखों से देख सकते हैं। आर्थिक विषमता इसी तानाशाही का बाय प्रोडक्ट है। भारत आज दुनिया का सर्वाधिक असमान देश बन चुका है। अमीर गरीब के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि पाटना आसान नहीं है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ही नहीं, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वार्षिक असमानता रिपोर्ट भी बताती है कि 2022 तक 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति जमा। मित्रों, इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये पूंजीवाद है। ये बीमारी पूंजीवाद से आगे निकलकर फांसीवाद में तब्दील हो चुकी है। पूंजीवाद में पूंजी का नियंत्रण भले ही चंद हाथों में होता है, मगर उसे चलाने वाले हाथ आम जनता के ही होते हैं। यानी पूंजीवाद भी ये सुनिश्चित करता है कि जनता की जेब में पूंजी पहुंचती रहे। अमेरिका इसका सर्वोच्च उदाहरण है। मगर फांसीवादी व्यवस्था में पूंजी का प्रवाह एक तरफा होता है। जनता से सिर्फ पूंजी खींची जाती है, उसे अधमरा बना दिया जाता है। देश के हालात क्या है आप सभी जानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते जनता को जो तरह तरह से सब्सिडी दी जाती थी, सब बंद कर दी गई। उसके ठीक उलट जो वस्तुएं टैक्स फ्री थीं
सभी पर टैक्स लगा दिया गया। प्रसिद्ध साहित्यकार व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा है, फांसीवादी व्यवस्था की विशेषता ये होती है कि दिमाग सिर्फ नेता के पास होता है और बाकी कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ शरीर होता है। जाहिर है पूंजी दिमाग के पास ही होगी और शरीर तो उसका सिर्फ गुलाम होगा। गुलाम कभी प्रतिरोध नहीं करते, प्रतिरोध करते भी हैं तो उसका क्या हश्र होता है, इसके उदाहरण आपकी आंखों के सामने मौजूद है। फांसीवादी नीति के कारण देश की सारी संपत्ति एक जगह जमा हो रही है। निजीकरण के नाम पर जिस तरह सार्वजनिक उद्यमों को ठिकाने लगाया गया है, पिछले 10 सालों के दौरान 3.25 लाख सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। ये हम नहीं कर रहे, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। आज 25 साल तक की उम्र के 42.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट तो बेरोजगारी की और भयानक तस्वीर पेश कर रही है। ILO और IHD द्वारा संयुक्त रूप से जारी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 कहती है कि देश के बेरोजगारों में 83% हिस्सा युवाओं का है। बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सिपाही के 60,000 पदों के लिए 48 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे। अब ये अलग बात है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी। मित्रों, एक तरफ सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो दूसरी तरफ जो नौकरियां बची हैं उन पर भी नियुक्तियां नहीं हो रही। सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वाली नियुक्तियों की नई प्रथा शुरू हो गई है। ये नौकरियों का निजीकरण है। सरकार तेजी से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। जहां उद्यमों विभागों का निजीकरण नहीं हो पा रहा, वहां नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है। पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा करने से पता चलता है कि मार्च 2013 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी CPSC के कुल 1.7 लाख कर्मचारियों में से 17% कॉन्ट्रैक्ट पर थे और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 2.5% थी। मगर 2022 में इन्हीं CPSC में कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 2 गुना से ज़्यादा 36% हो गई, जबकि दैनिक कामगारों की हिस्सेदारी लगभग 3 गुना बढ़कर 6.6% हो गई। मार्च 2022 में CPSC में कार्यरत कुल कामगारों में से 42.5% लोग ठेके वाले थे। अब आज की स्थिति इससे अलग नहीं है। मित्रों, निजीकरण समाज के कमजोर तबके के लिए एक अभिशाप है। निजीकरण का सीधा अर्थ होता है दलित और पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों के दरवाजे बंद हो जाना। जो नौकरियां बची हैं वहां भी आरक्षित पदों को नहीं भरा जा रहा है। नौकरी और रोजगार के अभाव में लोगों की कमाई घट गई है। लोग अपनी दैनिक जरूरत के सामान तक नहीं खरीद पा रहे हैं। देश में भूखे लोगों की बढ़ती आबादी इसी का परिणाम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना देश खूब तरक्की कर गया है। 111वें स्थान पर पहुंच गया है। 2014 में 55वें स्थान पर था। मित्रों, आंकड़े और तथ्य और भी हैं, मगर वीडियो लंबा न हो, हमें इस बात की भी चिंता है। इतने आंकड़े भी देश के हालात को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त है। जाहिर है राहुल गांधी ने जो राह पकड़ी है वो महात्मा गांधी की ही राह है, देश और समाज के हित में है। वो इस राह पर कितना और कब तक चल पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की सभा में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव से हमें अवगत कराएं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमें इंतज़ार रहेगा। और हाँ, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बगैर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता। दरअसल सब्सक्राइब करने का मतलब ही होता है कि जो भी नई कहानी, नया वीडियो हम अपलोड करें उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। यदि आप घंटी वाला बटन नहीं दबाते हैं तो सूचना आप तक नहीं पहुंचेगी, फिर सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जल्द मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।